अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम मंसूर अख्तर है। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी, पास आउट 2016। आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई हैव डन माय एमएस इन अप्लाइड मैथमेटिक्स सिंस 2018। बेटा मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। असल में आपको अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो कि लेक्चर ऐसा डेमो ले रहे हैं वो मुझे नहीं जानते। मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊँगा, एप्टीट्यूड की मैथ्स। और ये जो मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ाऊँगा। ये मैथ्स मैं नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी है, यही मैथ्स एनडी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, यही मैथ्स दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, DH सुफ़ा, ज़ेविस्ट, फास्ट और जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एक ओवरऑल मैथ्स है। अमूमन मैथमेटिक्स के अंदर जो कोर्स है वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मैट्रिक का पोर्शन होता है। लेकिन अगर मैं नस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नस्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फेडरल बोर्ड के भी इंक्लूड हैं, जो हमारे कराची बोर्ड में नहीं है। जैसे कि मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताऊं, हमने कराची बोर्ड में सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में डिफ्रेंशिएशन पढ़ी है, लेकिन हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ी जो कि फेडरल के कोर्स में और नस्ट की टेस्ट से पूछी जाती है। इसी तरह हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, लेकिन फेडरल में हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन भी आते हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं थे, हमने नहीं पढ़े, लेकिन नस्ट के टेस्ट से पूछा जाता है। तो 90-95% तो कराची बोर्ड वाला ही है जो हम कवर करेंगे। जो 5% ऐसा है जो फेडरल में था और कराची बोर्ड में नहीं था, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इन क्लासेस में करवाऊँगा ताकि आपकी नस्ट की तैयारी भी हो जाए। तो एक बार जहन नशीन कर लें, हम या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सही है। आज हमारा बहुत सारे बच्चों के लिए डेमो भी है। सही है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके जहन में आओगे सर आपने सेकंड ईयर से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सेकंड ईयर पढ़ा है। बेटा एक बात याद रखना कि मेरी प्लानिंग देखो, ऐसा टीचर मेरी अपनी डिफरेंट प्लानिंग है। बहुत सारे बच्चों की आज पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चे में से बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ ये लेक्चर जिनके लिए पहला है उनके लिए ऐसा डेमो भी है तो उन्हें पता लगे कि उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। अच्छा एक बात ध्यान रख लें, जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। आपको ऐसा रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगा, लेकिन अब आपके जहन में ये होगा कि सर सवालात कैसे करेंगे। इस लेक्चर के बाद जब आप ये लेक्चर देख लेंगे और डेमो ले लेंगे तो मैं इंशाल्लाह सिर्फ इसके बाद नहीं, हर लेक्चर के बाद एक जूम पे लाइव सेशन लूँगा और ये जितना भी लिखा हुआ आपके पास है ये सब मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा आपके सामने जूम पर। फिर 1 बाय 1 आपको जो जो क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं और मैं आपके बातों का आंसर भी करूँगा। इसी तरह बेटा सेकंड चीज़ ये, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर डायरेक्ट लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे आप जूम पर। बेटा असल में मैथमेटिक्स से मुझे बोर्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए और अगर मैं जूम पे बोर्ड वर्क वीडियो पे जाता हूँ तो वीडियो लैग करती है और आप लोग के इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो हमारी प्रैक्टिस ये रहेगी कि मैं जूम पे भी लाइव सेशन लूँगा। मैं जहाँ मुझे बोर्ड वर्क ज़्यादा चाहिए होगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड कराऊँगा, वो लेक्चर आपको मैं सेंड करूँगा और हर लेक्चर के बाद मैं जूम पे उसका सेशन लूँगा। जब मैं जूम पे सेशन लूँगा तो मैं वीडियो शेयर नहीं करूँगा, ये बोर्ड इसको ऐसा PDF फॉर्म में मैं स्क्रीन शेयर करूँगा जिससे आपका नेट लैग नहीं करेगा और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह हर लेक्चर के बाद हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट लेंगे ऑनलाइन और उस टेस्ट को भी हम जूम पे लाइव डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, क्यों गलत हुए, उसका राइट आंसर क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी लेके चलेंगे और जूम की लाइव क्लासेस भी लेके चलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट क्यों किया टॉपिक, इतना बड़ा कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, वेक्टर है, फंक्शन है, लिमिट है, आप उन सब कुछ कोनिक सेक्शन है, उन सबको छोड़ के आप फर्स्ट ईयर में आए और फर्स्ट ईयर में भी आपने सेट स्टार्ट नहीं किया। कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ग्रुप थ्योरी, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब स्टार्ट नहीं किया। आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने की वजह ये है, मेरा अपना प्लान ये है कि पहले मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से, जिसमें मैं मैट्रिक, फर्स्ट ईयर सब कवर कराऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके पास। अगर आप फर्स्ट ईयर मैथ्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 तो अराउंड 5 चैप्टर इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से कवर होते हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है और सबसे बड़ी बात इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे जितनी भी जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, क्योंकि आपने सेकंड ईयर में कैलकुलस पढ़ी है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं। तो पहले इससे अच्छा हम ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर लें ताकि जब हम कैलकुलस पे भी जाएंगे तो मज़ीद क्लियर होगा। मेरी प्लानिंग ये है, मैं आपको पहले बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाऊँगा जिससे ज़्यादा पोर्शन आपका ECAT एप्टीट्यूड में कवर हो जाए, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। मेरी प्लानिंग है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने की। आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री वी विल मूव टू कैलकुलस। ये 2 पोर्शन ऐसे हैं कि 40 to 50% किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो 50% ये टॉपिक आपके
डिपेंड करेंगे 25। अगर एनईडी की बात करूं, एनईडी के 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। अगर मैं नस्ट की बात करूं, नस्ट में 80 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक सेमिनार रख के तमाम यूनिवर्सिटी से क्राइटेरिया, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या मार्किंग क्राइटेरिया होता है, ये सब डिस्कस करेंगे एक सेमिनार में। फिलहाल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से 40 to 50% कोर्स कवर होता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से। अगर आप नोट करें, हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स में 13 चैप्टर हैं, सेकंड ईयर मैथ्स में हमारे 9 चैप्टर हैं। 13 + 9 इट्स 22, और इस 22 में अगर आप नोट करें, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट ईयर में 5 चैप्टर हैं और सेकंड ईयर में कैलकुलस के 3 चैप्टर हैं। तो अराउंड 8 चैप्टर आउट ऑफ 22, 8 चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे सिर्फ 2 टॉपिक से, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक कैलकुलस। सो टुडे वी स्टार्ट अ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आइए चलते हैं। मुझे पता है आपको कुछ याद नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ लेक्चर सुने, पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे और समझ भी आएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. The first one is tri, the second one is gono, and the third one is metry. Trigonometry is a combination of 3 words, trigonometry. Tri means 3, gono means sides, metry means measurements. It means trigonometry means 3 sides measurements. 3 साइड्स की मेजरमेंट को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आपको एक बात पता होगी, नहीं पता तो जान लें, जिसकी जितनी होती हैं साइड्स उसके उतने होते हैं एंगल्स। अगर इसकी 3 साइड्स हैं तो इसके कितने एंगल होंगे? 3 एंगल। अगर 1 एंगल होता 1 साइड, 2 एंगल होता 2 साइड, 3 एंगल होता 3 साइड, 4 साइड होती हैं 4 एंगल, 5 साइड होती हैं 5 एंगल। जिसकी जितनी होती हैं साइड्स उसके उतने होते हैं एंगल, या जिसके जितने होते हैं एंगल उसके उतनी होती हैं साइड्स। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। 3 साइड्स मेजरमेंट को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 3 साइड्स है तो कितने एंगल होंगे? 3 एंगल, और 3 एंगल को ही क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन्स अगेन 3 और एंगल मीन एंगल थीटा। इसी तरह यही वजह है कि मैट्रिक फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, या अक्सर जगह ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बड़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्राइंगल्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल, 3 एंगल मीन 3 साइड्स। इसी की स्टडी को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्राइंगल की स्टडी को ही कहते हैं, 3 साइड्स की मेजरमेंट को ही कहते हैं, 3 एंगल की डिस्कशन को ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 से, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9। जिस तरह बेटा हर चीज़ का, हर क्वांटिटी का यूनिट होता है। अगर मैं आपको बात करूँ, लेंथ का भी यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, अब बहुत सारे यूनिट है। इसी तरह एंगल के भी यूनिट्स होते हैं। 2 मशहूर ज़माना एंगल सुने होंगे आपने यूनिट एंगल के, एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री। अभी रेडियन क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन एक मैथमेटिकल वर्ड है। इट इज एंगल फॉर्म्ड, ये एक एंगल ही है, फॉर्म्ड व्हेन रेडियस बिकम्स इक्वल टू आर्क लेंथ। अब सवाल ही पैदा होता है, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज आर्क लेंथ। ये बोल रहा है रेडियन एक एंगल ही होता है, कब? जब रेडियस आर्क लेंथ के बराबर हो जाए। तो जनाब पहले मैं आपको समझाता हूँ रेडियस और आर्क लेंथ क्या होती है। रेडियस और आर्क लेंथ से पहले आपको समझने की जरूरत है सर्किल, जो कि आपने सेकंड ईयर मैथ्स में डिटेल पढ़ा है, लेकिन वो तो हम बाद में बात करेंगे जब कोनिक पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है बेसिक। बेटा एक फिक्स पॉइंट से, मैं सर्किल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुनना। एक फिक्स पॉइंट से हम किसी भी कोने पे जाएं, एक फिक्स पॉइंट, ये देखें, ये रहा एक फिक्स पॉइंट, हम एक फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने पे जाएं, अगर तमाम के तमाम डिस्टेंस सेम है, इस डायग्राम को कहते हैं हम सर्किल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। भाई ये फिक्स पॉइंट है, मैं इस कोने पे गया, मैं इस कोने पे गया, मैं इस कोने पे गया। फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने पे चले आए, कोई भी कॉर्नर पे चले आए, फिक्स पॉइंट से किसी भी साइड पे चले आए, अगर ये तमाम के तमाम डिस्टेंस सेम है, इसे कहते हैं सर्किल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, जो कि जिसे सी से डिनोट किया हुआ है। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, सी से डिनोट कर रहे हैं, और फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो कोई भी डायग्राम ऐसे जिसमें फिक्स पॉइंट से किसी भी कॉर्नर पर जाए, तमाम के तमाम डिस्टेंस सेम हो, उसे कहते हैं सर्किल। और फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। तो एक सर्किल में कितने सेंटर हुए? एक सर्किल में कितने रेडियस हुए? इनफाइनाइट। लेकिन तमाम के तमाम रेडियस क्या होंगे? सेम।
क्लियर है? तो जनाब रेडियस की डेफिनेशन क्या होगा? फिक्स पॉइंट है किसी भी कोने बगैर, ये आता है रेडियस। तो रेडियस तो क्लियर हो गया, सर्कल क्लियर हो गया, सेंटर क्लियर हो गया। अब ये आर्क लेंथ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ से मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, सेक्टर। सही है ना? आपने नाम सुना होगा सेक्टर का। सेक्टर मतलब होता है ना पार्ट। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ सेक्टर। सेक्टर के बाद सिखाऊंगा मैं आर्क लेंथ क्या होता है। बेटा सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। सबसे अच्छी एग्जाम्पल इसकी पिज़्ज़ा है। आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, अगर आपने कभी पिज़्ज़ा देखा है बेटा या कभी खाया है, फर्ज करें ये एक पिज़्ज़ा है, सही ना? मैं एक पिज़्ज़ा के स्लाइस करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कट किया, ये एक स्लाइस हो गया। ये क्या हो गया? एक स्लाइस। ये बहुत सारे स्लाइस हो सकते हैं, मैंने पिज़्ज़ा का कट किया, एक स्लाइस कर लिया। अगर मैं समझिए स्लाइस को निकालना हूँ यहाँ से, तो ये एक स्लैश कहलाता है सेक्टर। इसका मतलब सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सर्किल। सर्किल के ही हिस्से को कहते हैं सेक्टर, इसे कहते हैं सेक्टर। अब आप नोट करें, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है सर्किल के लिए और यहाँ ये कोना था, तो ये क्या हुआ? रेडियस। ये भी फिक्स पॉइंट था, ये कोना था, ये क्या हुआ? रेडियस। ये जो चीज़ है जो सर्किल का पार्ट है, इसे कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। ये चीज़ है बेटा आर्क लेंथ। तो सर्किल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने पे जाएं, तमाम के तमाम डिस्टेंस सेम होंगे, डेट इज नोन एज सर्किल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। सेक्टर क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। एग्जाम्पल याद रखिएगा पिज़्ज़ा की, कि अगर मैं पिज़्ज़ा के स्लाइस करूं, हर स्लाइस क्या होगा? सेक्टर। पिज़्ज़ा को सर्किल मान लें और हर स्लाइस को क्या मान लें? सेक्टर। कहते हैं ना पीसेस कर दो 6 पीस, वो 6 सेक्टर, 4 पीस 4 सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सर्किल। इसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये दोनों रेडियस क्यों है? क्योंकि फिक्स पॉइंट से कॉर्नर पे जा रहे हैं, फिक्स पॉइंट से कॉर्नर पे जा रहे हैं, रेडियस है। ये जो पार्ट ऑफ सर्किल है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज एन एंगल फॉर्म व्हेन रेडियस बिकम इक्वल टू आर्क लेंथ। अब आपको रेडियस भी क्लियर है, आर्क लेंथ भी क्लियर है। जब ये आर्क लेंथ और ये रेडियस बराबर हो जाए, इसे कहते हैं हम रेडियन। और यहाँ पे देखें ये एंगल बना रहा है, ये आपका एंगल ही बना रहा है। क्लियर है? एरिया ऑफ सर्किल बचपन से प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, डेट इज 22/7 और 3.14 समथिंग। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या जाता है? 2 पाई आर। बेटा एक वर्ड सुना होगा आपने, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। कोई भी फिगर है, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उनका सम करें, ये कहलाता है पैरामीटर। क्या कहलाता है? पैरामीटर। सर्किल में इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। कभी एमसीक्यूज आ जाए पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, तो याद रखना सर्किल में सर्कमफेरेंस ही पैरामीटर का काम कर रहा होता है। इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल भी कहते हैं, इसको पैरामीटर ऑफ सर्किल भी कहते हैं। क्लियर है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सर्कमफेरेंस सर्किल, डेट इज 2 पाई आर। कोई आपसे पूछे पैरामीटर ऑफ सर्किल, अगेन डेट इज 2 पाई आर। सेक्टर बता चुका हूं मैं क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्किल। अच्छा जी, आपने फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 9 में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, पढ़ा था S इज टू आर थीटा। मैं यहाँ पे एलिब्रेट कर देता हूँ, व्हाट इज S। यहाँ पे बेटा S शो कर रहा है आर्क लेंथ। क्या शो कर रहा है? S आर्क लेंथ। अभी बताया ना कोई ना आर्क लेंथ क्या होती है। ये देखें, ये मैं समझाता हूँ, ये वही जो डायग्राम मैंने नीचे बनाई थी, ये पार्ट ऑफ अ सर्किल है, सेक्टर है, जिसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आर्क लेंथ है और ये थीटा है, एंगल बना रहा है। S क्या है यहाँ पे? आर्क लेंथ, ये रही आर्क लेंथ S। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल, ये रहा एंगल। याद रखिएगा बेटा, थीटा के 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। लेकिन जब भी आप S इज टू आर थीटा यूज़ करेंगे, थीटा ऑलवेज बी इन रेडियन। रिमेंबर माय वर्ड, गलती मत करना, थीटा ऑलवेज बी इन रेडियन। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया हुआ है, कभी बोल रहा है एस निकालो, आर थीटा दिया हुआ है, कभी थीटा दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, आर निकालने को बोल रहा है। लेकिन वहाँ पे सवाल था फाइंड द आर लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल। व्हाट इज यूनिट सर्किल? यूनिट सर्किल आर सर्किल इन विच रेडियस इज 1। यूनिट मीन 1। यूनिट सर्किल क्या होता है? जिसका रेडियस 1 हो। और वहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, डिग्री में पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, और ऑप्शन में आंसर भी होगा क्योंकि एग्जामिनर तो कोशिश करेगा आपको भटकाने की। याद रखिएगा, जब भी S इज टू आर थीटा यूज़ करेंगे, इसमें हमेशा हमेशा थीटा क्या लेंगे? रेडियन में। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है सर थीटा रेडियन में ही क्यों लेंगे? ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि थीटा रेडियन में ही क्यों लेंगे। तो S क्या है? आर्क लेंथ। थीटा क्या है? रेडियन में, ऑलवेज इन रेडियन। और यहाँ पे R क्या है? R है यहाँ पे बेटा रेडियस।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर थीटा हमेशा रेडियन में ही क्यों होगा इस फॉर्मूले में। बेटा थीटा इसलिए हमेशा रेडियन में होगा, ज़रा यहाँ देखेगा। मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूँ 30 डिग्री प्लस 2 क्या होता है, क्या आप आंसर दे सकते हैं? बताइए मुझे। कुछ लेजेंड बोल रहे होंगे 32, ऐसा नहीं है बेटा, ये डिग्री है और ये रेडियन है। डिग्री और रेडियन आपस में कभी भी ऐड नहीं होते, तो ये 30 डिग्री प्लस 2 ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहता 30 प्लस 2, आप फ़ौरन बोलते 32। मैं आपसे बोलता 30 डिग्री प्लस 2 डिग्री, आप फ़ौरन बोलते 32 डिग्री। बेटा मसला ये है, यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियन में है, वो डिग्री में नहीं है। ये एस जो है वो रेडियन में, डिग्री में नहीं है, इसलिए थीटा भी किस में चाहिए? रेडियन में। रिमेंबर माई वर्ड, व्हेन यू यूज़ अ फॉर्मूला एस इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा ऑलवेज बीन रेडियन। अगर रेडियन में नहीं है तो पहले कन्वर्ट करें। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आगे आ रहा है, क्लियर है? तो व्हाट इज सर्किल? एक फिक्स पॉइंट से किसी भी कॉर्नर पे जाएं, तमाम के तमाम डिस्टेंस क्या होंगे? सेम। दैट डायग्राम इज नोन एज सर्किल। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। आर्क लेंथ क्या होती है? दैट इज नोन एज आर्क लेंथ। सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्किल, सही ना? आपको डायग्राम में दिखा दिया, रेडियस, रेडियस, एंगल, आर्क लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जनाब, नस्ट के टेस्ट में, इवन एनईडी के टेस्ट से पास से मैंने पूछा जा चुका है एक सवाल, एरिया ऑफ सेक्टर। हालांकि ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स में नहीं पढ़ी हुई अपने कॉपी में, लेक्चर में, लेकिन वहाँ पूछा भी नहीं आता, लेकिन एप्टीट्यूड में पूछा जा चुका है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जबकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 1/2 आर इंटू एस, वेयर आर इज द रेडियस, एस इज द आर्क लेंथ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, एस की जगह पुट कर दूँ आर थीटा, तो आर इंटू आर क्या होगा? आर स्क्वायर और थीटा। अगेन रिमेंबर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 आर एस, एक क्या हो गया? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है मॉडिफाई फॉर्म में, लेकिन रिमेंबर थीटा किसे पुट करोगे? थीटा ऑलवेज बीन रेडियन। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रेडियन, रेडियस, आर्क लेंथ, सर्किल, सेक्टर, सर्कमफेरेंस, ये क्लियर हो गया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 1/2 आर एस, और अगर आप एस की जगह पुट कर दें आर थीटा, तो एरिया क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपसे पूछा जाए पैरामीटर ऑफ सेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ फिगर। ये देखें, ये रहा सेक्टर, एक पार्ट ऑफ सर्किल, वही रेडियस, सर्किल का हिस्सा ही है, वही पिज़्ज़ा। अभी एग्जाम्पल दी थी आपको, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ है, ये एंगल डेवलप कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बना रहा है। तो पैरामीटर क्या बताया था बच्चों अभी मैंने आपको? कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। ये सेक्टर है, ये सर्किल का पार्ट है, इसकी जितनी भी साइड है सबका सम कर लो, क्या कहलाएगा? पैरामीटर। आइए, एक साइड आर, दूसरी साइड आर, आर प्लस आर 2r, तीसरी साइड एस, तो 2r प्लस आ गया, 2rs प्लस 2r प्लस एस आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? रिमेंबर 1/2 आर एस और 1/2 आर स्क्वायर थीटा। रिमेंबर थीटा ऑलवेज इन रेडियन। एस इजिकल्स टू आर थीटा जब भी यूज़ करेंगे थीटा हमेशा रेडियन में होगा। पैरामीटर क्या होता है सेक्टर का? 2r प्लस एस, जबकि पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या था? 2πr। सही है, आगे चलते हैं हम। चले जनाब, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे करता है। आइए, कन्वर्जन। मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर, क्यों आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ी होगी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2π रेडियन। भाई रेवोल्यूशन क्या होता है? अगर मैं एक बाईसाइकिल या कोई भी सर्कुलर चीज़ लूँ, सही ना, वो अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले, वो एक अपना वो कंप्लीट चक्कर ले ले, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। कोई भी चीज़ है जो अपने आप का एक मुकम्मल चक्कर करती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। वो किसके होती है? 2π रेडियन के बराबर। भाई अगर आप नोट करें ना, अगर मैं सर्किल की बात करूं, सही ना, मुझे बताइए, आपने डी देखा होगा, प्रोटेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, पाई प्लस पाई 2π। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होती है? 2π रेडियन। अच्छा, और आप ये भी जानते हैं एक रेवोल्यूशन में टोटल कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। भाई अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ क्या होगा? ये अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, ना यहाँ से यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 है, यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ से यहाँ तक 360। इसका मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो वी कैन से डेट 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2π रेडियन, वी कैन से डेट 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स 360 डिग्री।
तुम ये बात जानते हो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, जिसका लेफ्ट इक्वल हो उसका राइट भी इक्वल होता है। इसका लेफ्ट क्या था, 1 रेवोल्यूशन, उसका लेफ्ट क्या है, 1 रेवोल्यूशन, दोनों का लेफ्ट इक्वल है। क्या मैं राइट भी इक्वल रख सकता हूँ? तो वी कैन से डेट 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा, डिवाइड, और 360/2 क्या होता है, 180। इसका मतलब पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है जो एक बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। जैसे मैं अभी भी आपसे पूछूँ कि बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारा मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे पूछूँ बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, डेट इज़ 22/7। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, डेट इज़ 22/7। और अक्सर बच्चे बोलते हैं 3.14 समथिंग अबाउट। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 और 3.14। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पाई रेडियन की वैल्यू क्या है, तो बेटा याद रखिएगा हमेशा होती है 180 डिग्री। ये फ़र्क है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, डेट इज़ 22/7 और 3.14। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन, नाउ डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पाई आएगा, लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ साइन पाई, अब यहाँ तो रेडियन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये बात जानते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आया है पाई, और जब भी कोई भी चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आए वो एंगल होती है। और पाई ऐसा एंगल क्योंकि 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियन एंगल का यूनिट है ना। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पाई आएगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल। और जब भी पाई ऐसा एंगल होगा क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। अगर ये यूँ लिखा हुआ है पाई tan पाई, तो ये वाला पाई क्या शो कर रहा है, 22/7, क्योंकि ये भी एंगल नहीं है। लेकिन ये वाला पाई क्या शो कर रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है। पाई एज अ एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, और पाई एज अ वैल्यू हमेशा 22/7 होगी। इज इट क्लियर? तो जनाब पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। तो ये MCQs याद रखिएगा, रिमेंबर पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से कन्वर्जन देखते हैं। पाई मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 180/पाई। इसका मतलब 1 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। इसका मतलब जब भी आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई। आपने जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ देखें, अगर मैं इस 180 को मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूँ, 180 को अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूँ, तो मुझे बताइए यहाँ 1 बचेगा और ये पाई/180 हो जाएगा। तो जब भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो रिमेंबर जब भी आप कन्वर्जन करेंगे, जब भी आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब भी आप डिग्री से रेडियन में जाएंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और आप यहाँ नोट करें, अगर मैं 180/पाई को कैलकुलेटर से वैल्यू निकालूँ तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ रही है, 57.3 डिग्री, जबकि 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, 0.017 रेडियन। ये अक्सर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में भी आपसे ये MCQ से पूछा जा चुका है, सही ना, इवन 5 ईयर आप नोट करेंगे। और